सऊदी अरब ने इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा का तीखा और स्पष्ट विरोध दर्ज कराते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो सोमालिया की संप्रभुता, उसकी राष्ट्रीय एकता और उसकी भौगोलिक अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। शुक्रवार 26 दिसंबर को सऊदी प्रेस एजेंसी के माध्यम से जारी आधिकारिक बयान में रियाद ने न केवल इजरायल और सोमालीलैंड के बीच घोषित पारस्परिक मान्यता को सिरे से खारिज किया, बल्कि ये भी दो टूक शब्दों में कहा कि सोमालिया की एकता के विरुद्ध किसी भी समानांतर सत्ता को थोपने की कोशिश को वो स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। सऊदी अरब ने यह भी दोहराया कि वो सोमालिया की वैध और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त राज्य संस्थाओं के साथ खड़ा है और देश की स्थिरता, सुरक्षा और उसके नागरिकों के भविष्य की रक्षा के लिए अपनी स्थिति पर अडिग रहेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब शुक्रवार को ही इजरायल ने औपचारिक रूप से सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा के साथ ही 1991 में सोमालिया से एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले इस क्षेत्र को पहली बार किसी देश से आधिकारिक मान्यता मिलने का दावा किया गया। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए वर्षों की राजनीतिक लड़ाई की जीत कहा। गौरतलब है कि सोमालीलैंड पिछले 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए प्रयासरत रहा है और वर्तमान राष्ट्रपति अब्देरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने पद संभालने के बाद इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए वैश्विक कूटनीतिक दबाव तेज किया। लेकिन इसी वैश्विक राजनीतिक की पृष्ठभूमि में गाजा से आई तस्वीरें पूरी मानवता को झकझोर रही हैं, जहां कभी फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल रहा अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स आज खंडहर में तब्दील हो चुका है और उसी ध्वंसावशेषों के बीच 168 फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने अपनी उन्नत चिकित्सा डिग्री प्राप्त की। गुरुवार को आयोजित इस सादे लेकिन ऐतिहासिक समारोह में जब इन डॉक्टरों को प्रमाण पत्र सौंपे गए तो वहां युद्ध में मारे गए स्वास्थ्य कर्मियों की तस्वीरों के साथ खाली कुर्सियां रखी गई थीं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी यूसुफ अबू अल रईश ने इस क्षण को दुख, बमबारी और खून की नदियों के बीच हासिल की गई डिग्री बताया। अक्टूबर 2023 में इजरायल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद से अल शिफा बार बार हमलों का निशाना बना। नवंबर 2023 में पहली बार बड़े पैमाने पर हमला हुआ। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अबू सलमिया को 7 महीने तक हिरासत में रखा गया और मार्च 2024 में यह परिसर लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इसे मानव कब्रों से भरा एक खाली खोल करार दिया। हालांकि कुछ हिस्सों की मरम्मत हुई है, लेकिन अधिकांश ढांचा अब भी मलबे में दबा है और ये विनाश गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ इजरायली आक्रामकता का खुला प्रमाण माना जा रहा है। दिसंबर के मध्य तक गाजा के 36 अस्पतालों में से केवल 18 आंशिक रूप से काम कर पा रहे हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक स्वास्थ्य केंद्रों पर 825 हमलों का दस्तावेजीकरण हुआ है, जिनमें 985 लोग मारे गए और लगभग 2000 घायल हुए। 2 वर्षों में 1742 स्वास्थ्यकर्मी इजरायली हमलों में जान गंवा चुके हैं। इसी युद्ध का सीधा असर फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो अब एक बेहद खतरनाक सीमा की ओर बढ़ रही है। गाजा में लगातार हमले और कब्जे वाले पश्चिमी तट में आवागमन और व्यापार पर कड़े प्रतिबंधों ने आंतरिक और बाहरी वित्तीय संसाधनों को लगभग सुखा दिया है। फिलिस्तीनी मौद्रिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार पूरी अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में डूबी हुई है। 2025 में गाजा का सकल घरेलू उत्पाद 2023 की तुलना में 84% गिर चुका है और समग्र जीडीपी युद्ध पूर्व स्तर से कहीं नीचे है। अर्थ मंत्री मोहम्मद अल अमूर ने अल जजीरा से कहा कि इजरायली प्राधिकरणों ने फिलिस्तीनी आयात निर्यात से जुड़े लगभग 4.5 अरब डॉलर रोक रखे हैं। नवंबर 2025 के अंत तक कुल सरकारी कर्ज 14.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसी बीच जमीन, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर इजरायली हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार शुक्रवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। पूर्वी गाजा में तोपखाने की गोलाबारी और तबाही जारी रही। खान यूनिस में कम से कम 4 हवाई हमले हुए। हेलीकॉप्टरों और सैन्य वाहनों से भारी गोलीबारी की गई। रफाह में आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया और इजरायली नौसेना ने खान यूनिस के तट पर हमला किया। 10 अक्टूबर को घोषित युद्ध विराम के बाद से अब तक 406 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में कुल मृतकों की संख्या कम से कम 70,942 बताई जा रही है, जबकि जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने चेतावनी दी है कि वास्तविक संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है।
क्षेत्रीय तनाव यही नहीं थमता, क्योंकि सीरिया में तुर्की द्वारा राडार सिस्टम तैनात किए जाने की खबरों से इजरायल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया है। ये तैनाती सीरियाई हवाई क्षेत्र में इजरायली विमानों की स्वतंत्र आवाजाही को सीमित कर सकती है, जिसे तेल अवीव ने सीधा धड़तवा माना है। उधर यमन में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति बहाल करने के लिए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन से तत्काल सैन्य सहायता मांगी है। राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख राशिद अल अलीमी ने यह अपील ऐसे समय की है जब दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का कब्जा बढ़ रहा है और हूथी विद्रोहियों की हमले की आशंका बनी हुई है। हालात काबू में करने के लिए सऊदी अरब ने हद्रामौत में हवाई हमले किए हैं। दिसंबर की शुरुआत से संकट और गहराया जब एसटीसी ने सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा शुरू किया। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने यमन की स्थिरता के लिए सऊदी प्रयासों का समर्थन दोहराया है। वहीं भारत के कर्नाटक में कम से कम 400 मुस्लिम परिवारों को रातों रात बेघर किए जाने का मामला देश की राजनीति में आग लगा रहा है। बेंगलुरु में करीब 200 घर गिरा दिए गए। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस सरकार भी अब भाजपा के बुलडोजर राज की राह पर चल पड़ी है। बिना नोटिस सर्द रात में लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति बताया। इसी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच यूक्रेन युद्ध भी निर्णायक मोड़ पर है, जहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और युद्ध समाप्ति पर चर्चा की घोषणा की है। हालांकि क्रेमलिन ने शर्तों पर चुप्पी साध रखी है। रूस ने इस बीच अपने हथियार उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि का दावा किया है। राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार सैन्य उत्पादन कई गुना बढ़ चुका है और युद्ध की प्रकृति के अनुसार रणनीति बदली जा रही है। कुल मिलाकर ये तस्वीर एक ऐसे विश्व की है जहां कूटनीति, युद्ध, मानवता और राजनीति सब एक साथ टकरा रहे हैं और हर मोर्चे पर तनाव अपने चरम पर है।